मैं मार्क और रॉन के लिए एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं, जो अब तक का नंबर 1 सवाल है। आप लोगों ने किसी फाउंडर या कंपनी में इन्वेस्ट करने का फैसला क्यों किया? आप दोनों में से किसी एक में ग्रेटर देन शुरू करें। ग्रेटर देन नहीं, 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 नहीं। ग्रेटर देन पहले आप। ग्रेटर देन खैर, हमारे पास इस पर एक स्लाइड है। हमारे पास इसके लिए एक ऐप है। ग्रेटर देन मार्क शुरू कर सकते हैं, जबकि हम कोशिश करते हैं। अपनी स्लाइड ऊपर करो। ग्रेटर देन ठीक है। ग्रेटर देन हमारे पास ऐप वाले लोग खत्म हो रहे हैं, इसलिए ग्रेटर देन टू सवाल फिर से पूछो। ग्रेटर देन क्या आपको निवेश करने का निर्णय लेने में मदद करता है? एक फाउंडर या एक कंपनी। ग्रेटर देन टू जो बात हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करती है, वह कई खासियतों पर आधारित होती है। मैं यह 1994 से कर रहा हूं, ठीक मार्क के इलिनॉय यूनिवर्सिटी से निकलने से पहले। 2 एसवी एंजल और उसकी एंटिटीज ने 700 से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। 700 कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हमने हजारों एंटरप्रेन्योर्स से खुद बात की है। और जब मैं किसी एंटरप्रेन्योर से मिलता हूं तो मेरे दिमाग में बहुत सी बातें आती हैं। और मैं बस कुछ बातों के बारे में बात करने जा रहा हूं। वो हैं। और सच में जब आप मुझसे पहले मिनट में बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं, क्या यह व्यक्ति लीडर है? आप जानते हैं, क्या यह व्यक्ति प्रोडक्ट को लेकर बहुत उत्साहित, फोकस्ड और ऑब्सेस्ड है? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उनकी आमतौर पर पहला सवाल जो मैं पूछता हूं वह यह है कि आपको इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह फाउंडर की किसी पर्सनल प्रॉब्लम पर आधारित है और यह प्रोडक्ट उस पर्सनल प्रॉब्लम का सल्यूशन है। फिर मैं कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहा हूं, क्योंकि अगर आप एक लीडर बनने जा रहे हैं और एक टीम हायर करने जा रहे हैं, मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट सफल है, तो आपको सच में एक अच्छा कम्युनिकेटर होना होगा और आपको पैदाइशी लीडर होना होगा। फ्लैट आपको लीडरशिप के कुछ गन सीखने पैद सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप जिम्मेदारी लें और लीडर बैन सेकंड। मैं स्लाइड पर वापस आता हूं, लेकिन मार्क को जाने देते हैं। ग्रेटर देन हाँ, मैं इन सब बातों से सहमत हूं, मुझे लगता है, और इस सवाल पर बहुत सारी डिटेल है जिस पर हम बात कर सकते हैं। और हम शायद रॉन से थोड़े अलग भी हैं, और हाँ, हम रॉन से अलग हैं। हमने असल में अलग अलग स्टेज में इन्वेस्ट किया। हमने सीड स्टेज, इंटरेस्ट स्टेज, ग्रोथ स्टेज में इन्वेस्ट किया। स्टेज। और फिर हम कई तरह के अलग अलग बिजनेस मॉडल, कंज्यूमर एंटरप्राइज और कई तरह के वेरिएशन में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ बारीक जवाब हैं, आप जानते हैं, जिन पर हम जा सकते हैं अगर कोई खास सवाल है। आम कॉन्सेप्ट जो मैं शेयर करना चाहूंगा। एक यह है कि वेंचर कैपिटल बिजनेस 100% आउटलायर्स का गेम है। यह बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है ना? कन्वेंशनल स्टैटिस्टिक्स हैं। आप जानते हैं, करीब 4000 वेंचर फंडेबल कंपनीज हैं। हर साल जो कंपनीज वेंचर कैपिटल जुटाना चाहती हैं, उनमें से करीब 200 को टॉप टियर वीसी से फंड मिलेगा। उनमें से करीब 15 को किसी दिन $100 मिलियन का रेवेन्यू मिलेगा और 10 साल की वे 15 कंपनीज 10 साल वेंचर कैपिटल की पूरी कैटेगरी के लिए लगभग 97% रिटर्न जनरेट करेंगी। और इसलिए वेंचर कैपिटल फैमिली बिजनेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। आप या 215 में से एक हैं या नहीं, या आप 200 में से एक में हैं या नहीं। और इसलिए बड़ी बात यह है कि आप जो ढूंढ रहे हैं, चाहे आप जानते हों कि हम किस तरह के खास क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, उन सभी में यह खासियत होती है कि आप बहुत अलग चीज ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा, जिसके बारे में हम अंदर से बहुत सोक्ड हैं, वह यह है कि हमारे पास यह कॉन्सेप्ट है कि ताकत बनाम कमजोरी की कमी में इन्वेस्ट करें। और पहली बार में यह साफ लगता है, लेकिन यह है असल में यह काफी बारीक है। जो वेंचर कैपिटल करने का डिफॉल्ट तरीका है, वह है बॉक्स को चेक करना, है ना? आप जानते हैं, सच में अकी फाउंडर, सच में अच्छा आइडिया, सच में अकी, आप जानते हैं, प्रोडक्ट्स, सच में अकी शुरुआती कस्टमर्स, चेक 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 चेक। ठीक है, अगर यह ठीक है तो मैं इज़में पैसे लगाऊंगा। आप अन तरह के चेकबॉक्स डील्स में क्या पाते हैं? वे हर समय काम करते हैं। आप पाते हैं कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें सच में खास और खास बनाता है ना? उनके पास नहीं है।
अनमेन बहुत ज्यादा ताकत होती है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। दूसरी तरफ जिन कंपनीज के पास है जो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, अनमेन अक्सर गंभीर कमियां होती हैं। और इसलिए वेंचर कैपिटल का एक चेतावनी भरा सबक यह है कि अगर आप गंभीर कमियों के आधार पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप ज्यादातर बड़े विनर्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और हम इसके कई उदाहरण देख सकते हैं। लेकिन इससे समय के साथ लगभग सभी बड़े विनर्स बाहर हो जाते। और इसलिए कम से कम हम जो करना चाहते हैं वह है उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना जिन्हें सच में बहुत ज्यादा ताकत हो और एक जरूरी पहलू हो, और वे कुछ और कमजोरियों को भी बर्दाश्त करने को तैयार हों। ग्रेटर देन रॉन, हमने तुम्हारी स्लाइड ठीक कर दी है। ग्रेटर देन ठीक है, मैं स्लाइड पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन जब आप पहली बार किसी इन्वेस्टर से मिलते हैं तो आपको एक हाई लाइन में यह कहना होगा कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट क्या करता है कि जिस इन्वेस्टर से आप बात कर रहे हैं वह तुरंत अपने मैन में प्रोडक्ट की तस्वीर बना सकता है। शायद आज मैं जिन एंटरप्रेन्योर्स से बात करता हूं, उनमें से 25% पहले वाक्य के बाद भी मुझे नहीं पता कि वे क्या करते हैं। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है और मेरा सब्र कम होता जाता है, मैं कहता हूं, पीछे हटो, मुझे अभी तक यह भी नहीं पता कि तुम क्या करते हो। लेकिन कोशिश करो और यूज परफेक्ट बनाओ। और फिर मैं दूसरे कॉलम पर जाना चाहता हूं। तुम्हें फैसला लेने वाला होना होगा। तरक्की करने का एकांतर तरीका फाइल लेना है। टालमेटल स्टार्टअप्स में शैतान है, इसलिए तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हें उस जहाज को चलाते रहना होगा। चाहे नौकरी पर रखने के फाइल हों या नौकरी से निकालने के फाइल, तुम्हें वे सब जल्दी करने होंगे। यह सब एक बेहतरीन टीम बनाने के बारे में है। एक बार जब आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट हो तो बस इतना है के बारे में एग्जीक्यूशन और एक बेहतरीन टीम बनाना। ग्रेटर देन पाकर, क्या आप अपने सीड राउंड के बारे में बता सकते हैं और वह कैसा रहा, और आप एक फाउंड्री के तौर पर पैसे जुटाने के लिए क्या अलग करना चाहते थे? ग्रेटर देन जरूर। असल में मुझे लगता है कि मेरी मौजूदा कंपनी के साथ मेरे सीड राउंड का ज्यादातर काम फंडरेजिंग के नजरिए से ऐसा लगा कि यह काफी जल्दी हो गया। लेकिन असल में मेरे एक अनुभव में मैंने इससे पहले एक कंपनी शुरू की थी जिसमें मैं लगभग 6 साल तक रहा, और मेरे को फाउंडर और मैंने सिलिकॉन वैली की लगभग हर वीसी फर्म को पिच किया। हम सच में 60 अलग अलग फर्म में गए और उन सभी ने हमें माना कर दिया, और हम लगातार यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, आप जानते हैं, हमें अपनी पिच को कैसे एडजस्ट करना चाहिए, और हमें अपनी स्लाइड्स को अलग तरीके से कैसे करना चाहिए, और हम स्टोरी को कैसे ट्वीक करें, और इस तरह की चीजें। और एक समय पर जब मैं पिच कर रहा था तो किसी ने मुझे एक खास बात बताई। असल में कोरल वेंचर्स में किसी ने और एसवीसी ने कहा, दोस्तों, तुम्हें पता है, वह ढूंढ रहा था कुछ बहुत खास तरह का एनालिसिस जो हमारे पास नहीं था, और वह ऐसा था, दोस्तों, तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, आप जानते हैं, अगर आप लोग ट्विटर वाले होते तो आप लोग आ सकते थे और बस जैसे यहां जो कुछ भी डाल सकते थे, और जैसे हम आप में इन्वेस्ट करते। लेकिन आप लोग ट्विटर वाले नहीं हैं, इसलिए आपको इसे बहुत आसान बनाना होगा, और हमारे लिए यह सब समा और इस तरह की सभी चीजें तैयार रखनी होंगी। और मैंने बिल्कुल उल्टा सबक लिया। मुझे लगता है वह चाहता था कि मैं उससे कुछ सीख लूं, जो ऐसा था, जीज, जैसे मुझे सच में बस यह सोचना चाहिए ट्विटर वालों जैसा बनने का कोई तरीका है। ग्रेटर देन मुझे लगता है यही तरीका है। और इसलिए असल में मेरी अभी की कंपनी शुरू करने की एक वजह यही थी। या जेनेफिट्स के बारे में जो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, इनमें से एक यह है कि जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, या एक बिजनेस जैसा लग रहा था, मैं इस अनुभव से बहुत निराश था। आप जानते हैं, वीसी से पैसे जुटाने की लगभग 2 साल की कोशिश के बाद। और फिर मैंने सोचा कि भाड़ में जाए, आप इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते कि आपके पास कैपिटल होगा। और इसलिए मैंने जो बिजनेस शुरू किया वह ऐसा लगा कि शायद मैं इसे बिना पैसे जुटाए भी कर सकता हूं। जैसे कि कोई रास्ता हो सकता है, आप जानते हैं, काफी कैश फ्लो था, या इतना अच्छा लग रहा था कि मैं ऐसा कर सकता था। और पता चला कि वे बिल्कुल उसी तरह के थे, ऐसे बिजनेस जिन्हें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और इसने इसे बहुत आसान बना दिया।
टू मुझे असल में लगता है, मेरा मतलब है, सैम बहुत दयालु है और उसने कहा कि मैं एक एक्सपर्ट फंडरेजर हूं। असलियत यह है कि मुझे टू लगता है नहीं कि मैं फंडरेजिंग में बहुत अच्छा हूं। शायद कुछ ऐसा है जिसमें मैं अपने काम के दूसरे हिस्से की तुलना में कम अच्छा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जहां सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, अगर आप ट्विटर वालों की तरह बैन सकते हैं जैसे कि कुछ और मायने नहीं रखता, और अगर आप ट्विटर वालों की तरह नहीं बैन सकते तो यह आपके लिए बहुत मुश्किल है। कुछ और भी जिससे कुछ फाक पड़े, ताकि चीजें आपके लिए एक साथ आ सकें। ग्रेटर देन अस वीसी ने ट्विटर वालों की तरह बनने के लिए क्यों कहा जब 2 साल तक साइपर फेल होने वालों का शोर छाया रहा? ग्रेटर देन क्योंकि यह काम कर गया। ग्रेटर देन हाँ। ग्रेटर देन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जब तक हो सके बूटस्ट्रैप करें। मैं टेक के सबसे अकी फाउंडर्स में से एक से मिला जो एक नई कंपनी शुरू कर रहे हैं, और मैंने उनसे कहा कि आप पैसे कब जुटाने वाले हैं? हो सकता है मैं ना जुटा पाऊं। और मैंने कहा कि यह बहुत बढ़िया है। आप जानते हैं कि बूटस्ट्रैप को कभी ना भूलें। ग्रेटर देन टू मैं असल में इस पर बात खत्म करने वाला था, लेकिन मैं इसे और तेज कर रहा हूं क्योंकि पाकर ने मुझे लगता है कि आपको सबसे जरूरी बात बताई है जो आपने कभी सुनी होगी, जो मैं भी कहने वाला था। जो टू सबसे पहली सलाह है जो मैंने कभी पाई है और जो मैं लोगों को इस तरह के टॉपिक पर बताता हूं, वह है हमेशा यह कंपटीशन स्टीव मार्टिन की है, जो मुझे लगता है कि बहुत जीनियस है। इन्होंने अपने स्टार्टअप करियर पर एक बेहतरीन किताब लिखी जो ज़ाहिर तौर पर बहुत सफल रही। किताब का नाम है बॉर्न स्टैंडिंग अप, और इन्होंने असल में यह एक छोटी सी किताब है और इसमें बताया गया है कि वह स्टीव मार्टिन कैसे बने। और किताब का हिस्सा है, वह कहते हैं, आप जानते हैं सफलता की चाबी क्या है? वह कहते हैं कि सफलता की चाबी यह है कि आप इतने अकी बनें कि वे आपको नज़रअंदाज ना कर सकें। ठीक है, और इसलिए एक तरह से इस सब की तरह हम यह पूरी बातचीत करने वाले हैं जिसके बारे में मुझे यकीन है कि हम पैसे कैसे जमा करें, इस बारे में करते रहेंगे, लेकिन एक तरह से यह सब मुद्दे से हटकर है। क्योंकि अगर आप पाकर जैसा करते हैं और आप एक ऐसा बिजनेस बनाते हैं जो बहुत बड़ा होगा, अगर आप सफल होते हैं तो इन्वेस्टर आप पर पैसे फेंक रहे हैं। और अगर आप जानते हैं, एक थियरी और एक प्लान के साथ आते हैं और आपके पास कोई डेटा नहीं है और आप अगले 1000 में से सिर्फ एक हैं, तो पैसे जुटाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, तो इसे पॉजिटिव तरीके से कहें तो आप इतने अकीबानों की वे आपको इग्नोर ना कर सकें। दूसरे शब्दों में, आप अपने बिजनेस को बेहतर बनाने में लगभग हमेशा बेहतर होते हैं, बजाय इसके कि आप अपने बिजनेस को बेहतर बना रहे हों। पिच को बेहतर बनाएं। दूसरी बात, इसे देखने का यह एक पॉजिटिव तरीका है। इसे देखने का नेगेटिव तरीका या चेतावनी वाला सबक यह है कि जब भी मैं यह कहता हूं तो यह मुझे हर बार मुश्किल में डाल देता है, लेकिन मैं बहुत सारी फ्लू की दवाएं ले रहा हूं, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा और बस इसे होने दूंगा। वेंचर कैपिटल जुटाना एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए सबसे आसान काम है, रिक्रूटिंग की तुलना में है ना। इंजीनियर्स को रिक्रूट करने की तुलना में, खासकर इंजीनियर नंबर 20 को रिक्रूट करने की तुलना में, यह वेंचर कैपिटल जुटाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। एंटरप्राइज कस्टमर्स को बेचना और भी मुश्किल है। कंज्यूमर बिजनेस में वायरल ग्रोथ लाना मुश्किल है, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पाना मुश्किल है, लगभग हर वो चीज जो आप कभी भी करेंगे वेंचर कैपिटल जुटाने से ज्यादा मुश्किल है। और इसलिए मुझे लगता है कि पाका बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पैसे जुटाना मुश्किल है तो शायद या अन सभी दूसरी चीजों की तुलना में मुश्किल नहीं है जो आगे आने वाली है। और यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं, अक्सर कहा जाता है कि पैसे जुटाना असल में कोई सफलता नहीं है या असल में कोई माइलस्टोन नहीं है एक कंपनी के लिए, और मुझे लगता है कि यह सच है और मुझे लगता है कि यही असली वजह है। यह बस आपको ऐसी स्थिति में लाता है कि आप बाकी सभी मुश्किल काम कर सकें। ग्रेटर देन उससे जुदा हुआ, आप लोग क्या चाहते हैं कि फाउंड्री पैसे जमा करते समय अलग तरीके से करें? आप जानते हैं, आपने पैसे और पैसे के बीच के इस रिश्ते के बारे में बताया और यह यहाँ कैसे लागू होता है, तो शायद हम इससे शुरू कर सकते हैं। ग्रेटर देन हाँ, तो सबसे बड़ी बात जो लोग बस मिस कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यह हम सब की गलतियां हैं। हम सब इस बारे में काफी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स जो सबसे बड़ी चीज मिस कर रहे हैं
वह है फंडरेजिंग और वे अपनी कंपनीज को कैसे चलाते हैं, इस पर रिस्क और कैश के बीच का रिश्ता है। इसलिए रिस्क और कैश जुटाने के बीच का रिश्ता और फिर रिस्क और कैश खर्च करने के बीच का रिश्ता। मैं हमेशा से इस चीज का फैन रहा हूं जो एंडी रैकक्लिफ ने मुझे सालों पहले सिखाई थी, जिसे एनहॉर्न इसे रिस्क की अनियम थियरी कहा है, जो असल में यह है कि आप किसी स्टार्टअप के बारे में पहले दिन से हाई सोच सकते हैं। हर तरह का रिस्क है ना? और आप बेसिकली रिस्क की एक लिस्ट बना सकते हैं। आपके पास, आप जानते हैं, फाउंडिंग टीम का रिस्क है। आप जानते हैं क्या फाउंडर्स एक साथ काम कर पाएंगे? क्या आपके पास सही फाउंडर्स हैं? आपके पास प्रोडक्ट रिस्क होगा। आप जानते हैं क्या आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं? आपके पास टेक्निकल रिस्क होगा, है ना? जिसके लिए शायद आपको मशीन लर्निंग की जरूरत होगी, ब्रेक थ्रू या कुछ ऐसा जिनसे या काम करे। आप या कैसे कर पाएंगे? आपको पता है, लॉन्च रिस्क होगा। क्या लॉन्च अच्छा होगा? आप जानते हैं, मार्केट एक्सपर्टीज रिस्क होगा। आपको रेवेन्यू रिस्क होगा। बहुत सारे बिजनेस में जिन्हें के पास सेल्स फोर्स होती है, एक बड़ा रिस्क क्या होता है कि क्या आप असल में प्रोडक्ट को इतने पैसे में बेच सकते हैं कि सेल की कॉस्ट निकल जाए। आपको कॉस्ट ऑफ सेल रिस्क है। अगर आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट में आपको वायरल ग्रोथ का रिस्क होगा। खैर, आपको पतली वायरल ग्रोथ मिलेगी। और इसलिए मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू करूंगा। असल में यह रिस्क की इतनी लंबी लिस्ट है। ठीक है, और फिर जिस तरह से मैं हमेशा एक स्टार्टअप चलाने के बारे में सोचता हूं, उसी तरह से मैं पैसे जुटाने के बारे में भी सोचता हूं, जो कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, रिस्क की पैटर्न को हटाने का एक प्रोसेस है, ठीक है? और इसलिए आप पहले 2 या 3 रिस्क को हटाने के लिए सीड मनी जुटाते हैं, ठीक है? फाउंडिंग टीम रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क, शायद शुरुआती लॉन्च रिस्क। आप प्रोडक्ट रिस्क के अगले लेवल को कम करने के लिए एक राउंड बढ़ाते हैं। हो सकता है कि आप कुछ रिक्रूटिंग रिस्क को कम कर दें, क्योंकि आप अपनी पूरी इंजीनियरिंग टीम बना लेते हैं। और हो सकता है कि आप कुछ कस्टमर रिस्क कम कर दें, क्योंकि आपको अपने पहले 5 बेटा कस्टमर मिल गए हैं, है ना? और इसलिए बेसिकली इसके बारे में सोचने का तरीका यह है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, रिस्क कम करते जाते हैं। आप माइलस्टोन हासिल करके रिस्क कम करते जाते हैं। और फिर जैसे जैसे आप माइलस्टोन हासिल करते जाते हैं, आप अपने बिजनेस में प्रोग्रेस भी कर रहे होते हैं। और आप और कैपिटल जुटाने को सही ठहरा रहे होते हैं, है ना? और इसलिए आप आते हैं और हमारे जैसे किसी को पिच करते हैं। और आप कहते हैं कि आप अपना बी राउंड जुटा रहे हैं। आप जानते हैं, हमारे साथ ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप, ठीक है, मैंने सीड राउंड में रेज किया, मैंने ये माइलस्टोन हासिल किए, मैंने इन रिस्क को खत्म किया। मैंने ए रेज राउंड में मैंने ये माइलस्टोन हासिल किए, मैंने इन रिस्क को खत्म किया। ए फ्लैट में बी राउंड में रेज करने वाला हूं। ये है माइलस्टोन, ये मेरे रिस्क हैं। और फिर जब तक मैं सी राउंड जुटाने के लिए जाऊंगा, तब तक मैं इस स्टेट में रहूंगा। और फिर आप उस अमाउंट को कैलिब्रेट करते हैं जो आपने खर्च करने के लिए जुटाया है, अनरिस्क के हिसाब से जो आप बिजनेस से निकाल रहे हैं। और मैं इन सब से गुजरता हूं। एक तरह से यह सन में साफ लगता है, लेकिन मैं यह सब इसलिए करता हूं क्योंकि यह सोचने का एक सिस्टमैटिक तरीका है कि पैसा कैसे जमा किया जाए और कैसे लगाया जाए। आजकल जो कुछ भी हो रहा है, उसकी तुलना में जो बस यही है कि हे भगवान, मैं जितना हो सके उतना पैसा जमा करूं, मैं शानदार ऑफिस बनाऊं, मैं जितने हो सके उतने लोगों को काम पर रखूं और बस की उम्मीद करूं। ग्रेटर देन मैं टैक्टिकल रहूंगा के लिए। जरूर लोगों से एनडीए साइन करने के लिए मत कहो। हमसे ऐप बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि ज़्यादातर फाउंडर्स ने पता चला कि अगर आप रिश्ते की शुरुआत में किसी से एनडीए मांगते हैं, तो आप असल में कह रहे होते हैं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स के बीच के रिश्ते में बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। ए फ्लैट तक मुझे जो सबसे बड़ी गलती दिखी है, वह है चीज़न को लिखकर ना लेना। आप जानते हैं, फंड जुटाने के प्रोसेस पर मेरी सलाह है कि इसे जितनी जल्दी और अकीस से हो सके करें, इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। किसी वजह से फाउंडर्स फंड जुटाने में अपना ईगो शामिल कर लेते हैं, जहां यह एक पर्सनल जीत होती है। जैसे कि मार्क ने कहा, यह रास्ते का सबसे छोटा कदम है और यह सबसे बुनियादी है। जल्दी करो और इसे खत्म करो। लेकिन इस प्रोसेस में जब कोई आपसे कोई कमिटमेंट करता है, आप अपनी काम में बैठे हैं और उन्हें एक ईमेल टाइप करते हैं जो कंफर्म करता है कि इन्होंने अभी आपसे क्या कहा।
क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स की आदत बहुत कमजोर होती है और वे भूल जाते हैं कि इन्होंने आपसे कमिटमेंट किया था कि वे फाइनेंस करने वाले थे, या वे भूल जाते हैं कि वैल्यूएशन क्या थी, या वे एक को इन्वेस्टर ढूंढने वाले थे। आप इस सारे विवाद से सिर्फ लिखकर छुटकारा पा सकते हैं, और जब वे इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आप बस ईमेल दोबारा भेजें और कहें एक्सक्यूज मी, और उम्मीद है कि इन्होंने इस ईमेल का जवाब दिया होगा। तो इसे लिख कर लें, मीटिंग में नोट्स लें और जो जरूरी है उस पर फॉलो अप करें। ग्रेटर देन मैं यहाँ टैक्टिक्स के बारे में थोड़ी और बात करना चाहता हूँ। प्रोसेस कैसे होता है? क्या आप लोगों को सीधे ईमेल कर सकते हैं? क्या उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत है? आपको फैसला लेने में कितनी मीटिंग लगती है? आप कैसे पता लगाते हैं कि सही टाइम क्या है? कोई फाउंडर आपसे चेक कब मांग सकता है? ग्रेटर देन क्या आप चाहते हैं? बस इतना हाय। ये 6 सवाल थे। ग्रेटर देन ये बहुत सारी चीजें हैं। ग्रेटर देन हाँ ठीक है, अच्छा। ग्रेटर देन यह प्रोसेस है। ग्रेटर देन आप क्यों नहीं बटेट? क्योंकि आप सीड के बारे में बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा। ग्रेटर देन हाँ। टू एसवी एंजल, आप जानते हैं, सीड स्टेज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, इसलिए हम सबसे पहले इन्वेस्टर बनाना पसंद करते हैं। आज हम आमतौर पर लगभग 1 से 2 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करते हैं। पहले यह सिर्फ 1 मिलियन हुआ करता था। तो अगर हम 250 के इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि इस सिंडिकेट में 5 या 6 और इन्वेस्टर हैं। एसवी एंजल में ऐप 13 लोगों का स्टाफ है। मैं ऐप कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं करता। मैं ऐप कोई पिकर नहीं हूं। मैं सिर्फ अन पोर्टफोलियो कंपनीज के बड़े प्रोजेक्ट्स में मदद करता हूं जो मैच्योर होने लगी हैं। लेकिन हमारे पास एक पूरी टीम है जो प्रोसेस करती है। हम एसवी एंजल में हर 30 में से एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और हम लगभग में इन्वेस्ट करते हैं। सचमुच में एक बार मुझे लगता है कि दिलचस्प बात यह है कि हम असल में टर्म्स पर कुछ भी नहीं लेते। हमारा नेटवर्क ऐप इतना बड़ा हो गया है कि हम असल में अपने नेटवर्क से हाई लीड लेते हैं। हम मौके को देखते हैं, जिसका मतलब है कि आपको एक बहुत अच्छी छोटी एग्जीक्यूटिव समरी भेजनी होगी, और अगर हमें वह पसंद आता है तो हम असल में वोट करते हैं। हालांकि मैं अब एज मीटिंग में नहीं हूं, लेकिन ग्रुप असल में इस पर वोट करता है कि क्या हम फोन कॉल करेंगे। इस प्रोसेस में समग्र कितना जरूरी है, और अगर एसवी की टीम में से काफी लोग ऐसा सोक्ड हैं तो दिलचस्प है। वे एस फाउंडर को फोन करने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, आमतौर पर हमारी टीम जिसके पास डोमेन एक्सपीरियंस है। अगर फोन कॉल अच्छी रही तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। अगर एसवी एंजल आपसे मीटिंग के लिए कहता है तो हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर वह मीटिंग अच्छी रही तो हम कुछ बैकग्राउंड चेक करेंगे। बैकडोर बैकग्राउंड चेक, कंपनी के बारे में अच्छी फीलिंग लें, वे किस मार्केट में जा रहे हैं, और फिर इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट करें, और फिर शुरू करें, दूसरी वैल्यू ऐड करने में मदद करना शुरू करें। इन्वेस्टर्स को सिंडिकेट का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि अगर हमें बराबर वर्कलोड रखना है तो हम चाहते हैं कि इस कंपनी के दूसरे इन्वेस्टर्स भी की एंजल इन्वेस्टर्स बनें। ग्रेटर देन 2 मैं चांसर स्टेज और सीरीज ए स्टेज के बारे में थोड़ी बात करूंगा। आप जानते हैं, प्रॉब्लम्स। शुरू करने के लिए मुझे लगता है कि यह कहना सही होगा कि सभी टॉप टियर चांसर कैपिटलिस्ट ज़्यादातर सिर्फ 2 तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सीरीज ए स्टेज पर, अगर इन्होंने पहले सीड राउंड जुटाया हो, और इसलिए यह लगभग हमेशा होता है जब हम सीरीज ए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और कंपनी के पास सीड फाइनेंसिंग में 1 मिलियन या 2 मिलियन डॉलर्स होते हैं। आप जानते हैं, रॉन और जिन लोगों के साथ वह काम करना पसंद करते हैं। रॉन बस साफ तौर पर, और जिन लोगों के साथ वह काम करना पसंद करते हैं। पहले या वे एक सीड राउंड है। अगर आप सीरीज ए जुटाने जा रहे हैं तो सबसे पहले सीड जुटाएं, क्योंकि आमतौर पर इस समय प्रोग्रेस इसी तरह काम करती है। कभी कभी हम सीधे एक पर जाएंगे, पर ऐसी कंपनी पर जिसने सीड राउंड नहीं जुटाए हैं। असल में ऐसा सिर्फ टैब होता है जब कोई ऐसा फाउंडर हो जो पहले सफल फाउंडर रहा हो, और लगभग पक्का कोई ऐसा हो जो हमने पहले भी साथ काम किया है। इस मामले में हम सीधे ए पर जाएंगे क्योंकि वे बहुत जाने माने हैं और उनके पास इसके लिए एक प्लान तैयार है। लेकिन आप जानते हैं, वह एक्सेप्शन है।
यह लगभग हमेशा एक सीड राउंड से आगे बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि हाँ, मुझे लगता है कि मैंने यह पहले हाई बताया है, लेकिन हमें जैसे कि रॉन ने कहा, हमारे रेफरल नेटवर्क के जरिए हर साल 2000 रेफरल मिलते हैं। इनमें से बहुत बड़ा परसेंटेज सीड इन्वेस्टर्स के जरिए रेफरल होते हैं। और इसलिए ऐप तक इस स्टेज इन्वेस्टर फर्म्स तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है सीड इन्वेस्टर्स के जरिए काम करना। यह कुछ इस तरह से काम करना। ग्रेटर देन शार्टन की बात करें तो फाउंडर्स को किन शार्टन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और फाउंडर्स को कैसे मोलभाव करना चाहिए। शायद पाका हम इस पर आपसे शुरू करें। ग्रेटर देन जरूर। खैर, मुझे लगता है कि शायद मार्क ने जो कहा उसी वजह से सीड स्टेज पर सबसे जरूरी बात सही सीड इन्वेस्टर्स को चुनना है, क्योंकि वे भविष्य के फंडरेजिंग इवेंट्स के लिए एक तरह से नींव रखेंगे। आप जानते हैं, वे सही इंट्रोडक्शन देंगे। और मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन की क्वालिटी में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बहुत अच्छा परिचय पा सकते हैं जिस पर एक वेंचर कैपिटलिस्ट सच में भरोसा करता है और सम्मान करता है, आप जानते हैं, इस बात की संभावना कि सब कुछ ठीक चलेगा किसी ऐसे व्यक्ति से कहीं ज्यादा है। आप जानते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से एक तरह से बहुत ज्यादा ठंडा परिचय जिसे वे की तरह से नहीं जानते। टू सीड स्टेज में शायद सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वह है सही इन्वेस्टर्स को ढूंढना। और फिर ग्रेटर देन कैसे फाउंडर को पता चलता है कि सही इन्वेस्टर्स कौन है। खैर, मुझे लगता है कि यह सच में मुश्किल है। मेरा मतलब है, सबसे अच्छी तरीकों में से एक, मेरा मतलब है, आप जानते हैं, यक का प्रचार ना करना, लेकिन आप जानते हैं, यक आपको यह बताने का बहुत अच्छा काम करता है कि उनके हिसाब से वे लोग कौन हैं। और सच में आपको एक और मैंने असल में पाया है कि आप लोगों ने जो कहा था कि सबसे अच्छी लोग कौन होंगे, इस मामले में यह काफी सही था। जब हम अगले राउंड में पैसे जुटा रहे थे वे सबसे ज्यादा मददगार साबित हुए। एक तरह से, आप जानते हैं, सच में सबसे अच्छी इंट्रोडक्शन दे रहे थे। और जिन लोगों के बारे में मुझे लगा कि वे ठीक हैं, लेकिन वे ठीक नहीं थे, आप जानते हैं, जैसे यक ने हमें उतना हाई रेटिंग नहीं दी है। जैसे आखिर में ऐसा हुआ कि वे सीड राउंड में सच में बेकार थे। ग्रेटर देन किसी दिन हम इन लोगों की लिस्ट पब्लिश करेंगे। ग्रेटर देन हे भगवान, जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत से लोग नाराज होंगे। ग्रेटर देन टू, आप नेगोशिएशन के बारे में कैसे सोचते हैं? आप कैसे पता लगाते हैं कि किसी कंपनी के लिए सही इवैल्यूएशन क्या है और शर्त क्या है? ग्रेटर देन टू मैंने शुरू किया। मेरा मतलब है कि जब मैं अपने सीड उगा रहा था तो मुझे सच में नहीं पता था। और मेरा मतलब है कि हमने इस बारे में बातचीत की थी। या मैंने शायद वैल्यूएशन साइट पर थोड़ा ज्यादा शुरू किया था। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, वाई कंपनी की तरह इसका नतीजा डेमो डे होता है, जहां आप एक साथ सभी इन्वेस्टर्स को इकट्ठा कर सकते हैं जो कंपनी को देख रहे हैं। और मैंने $12 या $15 मिलियन से पैसे जुटाने की कोशिश शुरू की, जो कि वैल्यूएशन जैसा टू नहीं है, लेकिन लगभग बराबर है। और हर कोई कह रहा था, या टू पागलपन है। तुम्हें पता है, या टू पूरी तरह से पागलपन है। वे जैसे तुम जैसे बहुत अपने से बड़ा जैसे टू, वो पूरी तरह से काम नहीं करेगा। और इसलिए मैंने इसे थोड़ा कम किया और कुछ दिनों के अंदर हाई कहा कि ठीक है, मैं 9 बजे बढ़ा दूंगा। और फिर अचानक किसी वजह से या कुछ हद तक प्रभावित हुआ। सीड स्टेज पर जादुई थ्रेशहोल्ड था कि या 10 से नीचे था। ऐसा लग रहा था कि 9 मिलियन कैप पर राउंड के लिए लगभग अनलिमिटेड डिमांड थी। तो कोई भी 12 नहीं देगा, लेकिन $9 मिलियन कैप पर ऐसा लगा कि मैं शायद $10 मिलियन जुटा सकता था। और राउंड पूरा हुआ, आप जानते हैं, लगभग एक हाफ में। उस समय जब मैं उस थ्रेशहोल्ड पर पहुंच गया और ऐसा लगा, और वे शायद समय के साथ ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन इस तरह के जैसे थ्रेशहोल्ड होते हैं, खासकर सीड स्टेज कंपनीज के लिए, कि निवेशक सोचें कि यह क्या है, आप जानते हैं, जैसे इस लेवल से ऊपर पागलपन जैसा है। इससे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक तरह की मोटी रेंज है जो लोग पे करने को तैयार हैं। और इसलिए आपको बस यह पता लगाना है कि वह क्या है। वह पैसा पाएं जो आपको जरूरत है। जरूरत से ज्यादा पैसे ना जुटाएं और बस काम पूरा कर लें।
और आप जानते हैं, दिन के आखिर में चाहे आप 12 जुटाएं या 9 या 6 या बाकी कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रेटर देन क्या आपके हिसाब से कंपनी के फाउंडर्स को अपने सीड राउंड के समय में बेचने के लिए कोई मैक्सिमम अमाउंट है? इसके आगे आप में से किसी के लिए भी प्रॉब्लम है? ग्रेटर देन मुझे लगता है कि यह आपके लिए एक बेहतर सवाल है। ग्रेटर देन खैर, हे भगवान, मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, आप जानते हैं। मुझे लगता है, हाँ, मेरा मतलब है, मुझे इस चीज के नियम नहीं पता। मुझे लगता है, मुश्किल बात यह है, मेरा मतलब है, ऐसा लगता है कि वे थोड़े रफ थे। खासकर जैसे एक सीरीज ए के लिए आप शायद कंपनी का 20 से 30% के बीच कहीं बेचें, क्योंकि आप जानते हैं, नीचे रेंजर कैपिटलिस्ट प्राइस फोकस्ड के बजाय ओनरशिप फोकस्ड ज्यादा होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि असल में कभी कभी जब कंपनी सच में बड़े राउंड्स में पैसे जुटाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं, इन्वेस्टर ने असल में कहा कि सुनो, मैं 20% ओनरशिप से नीचे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इसके लिए ज्यादा पैसे दूंगा। और इसलिए और 30% से ऊपर शायद कैप टेबल के साथ अजीब चीजें होती हैं। जैसे या मुश्किल हो जाता है, आप पता है, आगे चलकर आप जानते हैं कि कैप टेबल पर सबके लिए काफी जगह होनी चाहिए, और इसलिए सब कुछ उसी रेंज में आता है। तो शायद ज़्यादातर मामलन में ऐसा हाई होता है। तो आप जानते हैं, सीड स्टेज पर, मेरा मतलब है, मैंने जो सुना है, मुझे इसमें कोई जादू नहीं लगता, लेकिन ऐसा लगता है कि 10 से 15% यही लोग कहते हैं। लेकिन क्या यह ज़्यादातर वही है जो मैंने सुना है? मैं आपके आदमी के विचार जान के लिए उत्सुक हूँ। ग्रेटर देन हाँ, मैं इन सब बातों से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि प्रोसेस को समझना जरूरी है। खत्म हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि फाउंडर के लिए यह जरूरी है कि वे शुरुआत में खुद से कहें कि किस पर क्या मेरी ओनरशिप मुझे मोटिवेट करने लगती है। क्योंकि एंजल राउंड में लगभग 40% की कमी होती है। मैंने असल में फाउंडर से कहा, क्या आपको एहसास है कि आप पहले हाई खुद को बर्बाद कर चुके हैं? आप जानते हैं, अगर आप एक नॉर्मल कंपनी है तो आप इस कंपनी के 5% से भी कम के मालिक होंगे। और इसलिए ये गाइडलाइंस जरूरी हैं। 10 से 15%, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा देते रहेंगे तो आपके और टीम के लिए काफी नहीं बचेगा, और सारा काम आप हाई कर रहे हैं। ग्रेटर देन धन्यवाद। ग्रेटर देन असल में हम चले गए, हमने देखा है, हमने पिछले 5 सालों में कई दिलचस्प कंपनीज देखी हैं जहां वे बस हम बस चलते हैं, ओ बस हम बोली नहीं लगाएंगे। कभी कभी कैप टेबल का आधार पहले हाई खत्म हो चुका होता है। बारी इन्वेस्टर्स के पास पहले से हाई बहुत ज्यादा हिस्सेदारी है। एक कंपनी है जिसमें हम सच में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो बारी इन्वेस्टर्स के पास पहले से हाई उसका 80% हिस्सा था। और यह अभी भी एक नई कंपनी थी। उन्होंने अभी दो शुरुआती राउंड किए थे जिसमें कंपनी का बहुत ज्यादा हिस्सा बेच दिया था। और सच में हम परेशान थे, और मुझे लगता है कि सही भी था कि इस टीम के लिए सूचक का होना डिमोटिवेटिंग होगा। ग्रेटर देन ऑडियंस के सामने आने से पहले आपसे एक और सवाल, रॉन और क्लार्क के लिए, क्या आप दोनों अपने ऐप तक के सबसे सफल इन्वेस्टमेंट की कहानी बता सकते हैं और वह कैसे हुआ? ग्रेटर देन बेशक जेनिफिट्स के अलावा। ग्रेटर देन हाँ, जेनिफिट्स के अलावा। जेनिफिट्स, यह मुश्किल होगा मेरे लिए साफ तौर पर, यह 1999 में गूगल में किया गया इन्वेस्टमेंट था। ग्रेटर देन और हमें इससे गूगल का रिटर्न मिला। लेकिन मज़ीदार बात यह है कि मैं गूगल से स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर डेविड चेरिटन के जरिए मिला, जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में थे। वह अभी भी यही हैं। वह असल में गूगल में एक एंजल इन्वेस्टर थे, और हमारे फंड में एक इन्वेस्टर, और फंड में हमारे इन्वेस्टर्स के साथ हमारा एक तरह का क्विड प्रो क्वो यह है कि आपको हमें किसी भी दिलचस्प कंपनी के बारे में बताना होगा जो आपको दिखे। और हमें वह दिन बहुत पसंद आया जब जेरड हमारे फंड में एक इन्वेस्टर थे, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का एक्सेस था, सोडा का प्रवाह, और हम डीएफए के घर पर इस पार्टी में पूरे टक्सीडो में थे। मुझे टक्सीडो से नफरत है। और दिन, क्या आपके पास कोई है? क्या आप डेविड चेरिटन को जानते हैं? क्योंकि आप पक्का जानते हैं कि उन्हें टक्सीडो पसंद नहीं है, और इन्होंने टक्सीडो पहना था। लेकिन मैं उनके पास गया और हमने अपने कपडॉन के बारे में शिकायत की, और फिर मैंने कहा, स्टैनफोर्ड में क्या हो रहा है?
और इन्होंने कहा, अच्छा, बैकरब नाम का एक प्रोजेक्ट है। और यह सच है, और यह पेज रैंक और रेलेवेंस के हिसाब से सच है। और आज पेज रैंक और रेलेवेंस के बारे में हर कोई कहता है, ओ तुम्हें पता है, यह बहुत ज़हीर। 1998 में यह साफ नहीं था कि इंजीनियर पेज रैंक नाम की चीज के आधार पर कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे थे। और यह बस एक आसान एल्गोरिदम था जो कहता था, अगर बहुत सारे लोग इस वेबसाइट पर जाते हैं और दूसरी वेबसाइट्स उन्हें वहां भेजती हैं, तो इस वेबसाइट पर जरूर कुछ अच्छा हो रहा होगा। यही ओरिजिनल एल्गोरिदम था। और मोटिवेशन रेलेवेंस था। तो मैंने डेविड से कहा, मुझे इनसे मिलना है। लॉग। और उसने कहा, जब तक वे तैयार नहीं हो जाते आप उनसे नहीं मिल सकते। जो कि अगले में हुआ, काफी मजेदार था। ग्रेटर देन मैंने इंतजार किया। मैंने उन्हें 5 महीने तक हर महीने फोन किया। और आखिरकार लैरी और सर्गे के साथ मेरा ऑडिशन हो गया। और तुरंत हाईवे बहुत स्ट्रैटेजिक हो गए। उन्होंने कहा, अगर आप सिक्वॉयर ले सकते हैं तो हम आपको इन्वेस्ट करने देंगे। हम सिक्वॉयर को नहीं जानते, लेकिन वे याहू में इन्वेस्टर हैं, और क्योंकि हम मार्केट में देर से आए हैं, हम जानना चाहते हैं कि याहू के साथ हमारी कोई डील है या नहीं। और इसलिए मैंने गूगल में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कमाए। आपका क्या ख्याल है? ग्रेटर देन टू, मैं दूसरी तरफ एयरबीएनबी के बारे में बात कर रहा था, जिसमें हम असल में शुरुआती इन्वेस्टर नहीं थे। हमने एयरबीएनबी में ग्रोथ राउंड किया था। हमने एयरबीएनबी में पहला बड़ा ग्रोथ राउंड किया था। हाँ, 2011 में लगभग $1 बिलियन की वैल्यूएशन पर। और मुझे लगता है कि मेरा मानना है कि यह ऐप तक के सबसे शानदार ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में से एक होगा, हम देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यह बड़ी कंपनीज में से एक होगी। इसलिए मैं यह कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह कोई प्योर जीनियस की कहानी नहीं है। यह हम हैं, हम पास हुए, हम उनसे माइल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि हम उनसे पहली बार माइल दर, या शायद हमारे किसी जूनियर ने उनसे मुलाकात की थी। लेकिन यह इनमें से एक था। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले कहा था कि वेंचर कैपिटल पूरी तरह से आउटलायर्स का खेल है ना? आउटलायर्स के साथ एक खास बात यह है कि आइडिया अक्सर शुरू में पूरी तरह से अजीब लगते हैं। और इसलिए बेशक एक वेबसाइट का आइडिया जहां आप दूसरे लोगों को अपने घर पर रख सकते हैं, अगर आप बस अन आइडिया की एक लिस्ट बना लें जो सबसे ज्यादा अजीब है, तो वह सबसे ऊपर होगा। और फिर ग्रेटर देन मुझे आपसे एक बहुत अच्छा ईमेल मिला है। ग्रेटर देन बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद थी कि मैं अपने ईमेल में बहुत विनम्र रहूंगा। बेवकूफ़ी। खैर, दूसरा सबसे बेवकूफ़ी भरा आइडिया जो आप सोच सकते हैं, वह है एक ऐसी वेबसाइट जहां आप दूसरे लोगों के घरों में रह सकें। और इसलिए ग्रेटर देन या उन दोनों व्यूअर आइडिया को अनोखे ढंग से मिलाता है। ग्रेटर देन टू, ज़हीर है, पता चला है कि इन्होंने असल में रियल एस्टेट बेचने का एक बिल्कुल नया तरीका खोज लिया है। उन्होंने इस बहुत बड़ी ग्लोबल घटना को खोज लिया है। यह एक बहुत सफल कंपनी बनने वाली है। तो एक हिस्सा बस इस बात को समझना था कि हमने आइडिया के अपने शुरुआती एनालिसिस में गलती की थी। और नंबर साफ तौर पर साबित कर रहे थे कि हम गलत थे। और कस्टमर का व्यवहार साफ तौर पर साबित कर रहा था कि हम गलत थे। तो हमारी फर्म में हमारी एक फिलॉसफी यह है कि हम मल्टी स्टेज हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हम अपनी गलतियों को ठीक कर सकें और हम पेमेंट कर सकें बाद में जब हम शुरुआत में हाई गड़बड़ कर दें। दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा, दूसरा कारण यह है कि हमने हाई वैल्यूएशन पर ट्रिगर खींचा। जब हमने ऐसा किया तो वह यह था कि हमने फाउंडर्स के साथ इस पॉइंट पर समय बिताया था, ब्रायन और जो और नेट के साथ। और प्राइवेट इक्विटी में मेरे एक दोस्त की यह शानदार लाइन है, ईगॉन डर्बन की यह शानदार लाइन है। वह कहते हैं कि जब लोग अपने करियर में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बड़ी और बड़ी नौकरियां मिलती हैं, और किसी समय उन्हें सच में बड़ी नौकरी मिलती है। और कुछ लोग, आधे लोग बड़े काम में लग जाते हैं और बाकी आधे लोग उसमें बढ़ जाते हैं। सही। और आप थोड़ा बहुत फाक बता सकते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब लोग अपना दिमाग खो देते हैं। और इन कंपनीज के साथ एक दिक्कत यह है कि ये सुपर सक्सेसफुल हाइपर ग्रोथ कंपनीज हैं। आप जानते हैं, यह एक तरह का क्लासिक केस होगा। ये सुपर यंग फाउंडर्स जिन्होंने पहले कुछ नहीं चलाया है, तो वे इस तरह के बड़े ग्लोबल ऑपरेशन को कैसे चला पाएंगे, और हम बस थे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। और आज हर बार जब हम इन तीनों लोगों से डील करते हैं, कितने मैच्योर हैं वे, कितने आगे बढ़ रहे हैं।
आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर होते जाते हैं, वे बेहतर से बेहतर एडजस्टमेंट करते जाते हैं और जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा हम्बल होते जाते हैं। और इसलिए इससे हमें बहुत अच्छा लगा कि ना सिर्फ यह बिजनेस बढ़ने वाला था, बल्कि ये ऐसे लोग थे जो कुछ बना पाएंगे और इसे बहुत अच्छी तरीके से चला पाएंगे। ग्रेटर देन आप जानते हैं, लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, आपको क्यों लगता है कि एयरबीएनबी इतनी अच्छी कंपनी है? या मज़ेदार है कि हम एयरबीएनबी को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन और मैं लोगों से कहता हूं कि ऐसा इसलिए है कि उनकी तीनों संस्थापक इस प्रकार हैं। दूसरे फाउंडर जितना अच्छा, ऐसा बहुत कम होता है। गूगल के मामले में डू फाउंडर अनमेन से एक थोड़ा दूसरे से बेहतर। ग्रेटर देन हंसी ग्रेटर देन आर, वह सीईओ है, हर कंपनी का एक सीईओ होता है। ग्रेटर देन मुझे लगता है कि हमें अभी टेकक्रंच हेडलाइन मिली है। ग्रेटर देन हर कंपनी का एक सीईओ होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ग्रेटर देन जब आप कोई कंपनी शुरू करते हैं तो आपको अपने जैसा या उससे बेहतर कोई ढूंढना होता है को फाउंडर बनने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सफल होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और इसलिए एयरबीएनबी इतनी जल्दी इतना सफल हो गया। अजीब बात यह है कि फेसबुक पर मार्क ज़करबर्ग हैं। हाँ, उनके पास एक बहुत बढ़िया टीम है, लेकिन मार्क ज़करबर्ग वाली बात जहां ज़्यादातर एक हाई आदमी होता है वो अलग है। ग्रेटर देन हम ग्रेटर देन टू जब आप कोई कंपनी शुरू करते हैं तो आपको जबरदस्त चीजें ढूंढनी होती हैं। को फाउंडर्स ग्रेटर देन ठीक है। ऑडियंस के सवाल, हाँ, ग्रेटर देन टू जाहिर है कि आप पैसे क्यों जुटाते हैं, इस बारे में आम सोच यह है कि आपको इसकी जरूरत है। लेकिन जितना ज्यादा मैं आम सोच से दूर होता जा रहा हूं, उतना हाई ज्यादा मैं एक और कहानी सन लगा हूं कि आप पैसे क्यों जुटाते हैं, और मैं असल में फाउंडर्स को यह कहते हुए सुन रहा हूं कि यह बड़े एग्जिट को आसान बनाने के लिए है, या सबसे ब्यूअर केस में आने की हायर को आसान बनाने के लिए है जो बस खत्म हो रहे हैं। यह सोच कितनी सही है? या ग्रेटर देन क्या पैसे जुटाने से आपको एग्जिट या की हायर में मदद मिलती है? ग्रेटर देन अच्छा, अगर आप की इन्वेस्टर चुनते हैं जिन्हें के पास की रोलेडेक्स और आपकी कंपनी के काम में डोमेन एक्सपर्टीज है, वे पैसे से कहीं ज्यादा वैल्यू जोड़ेंगे और आपको ऐसे ही इन्वेस्टर्स को ढूंढना चाहिए। ग्रेटर देन हाँ। ग्रेटर देन टू सवाल का जवाब साफ तौर पर हाँ है, लेकिन एक तरह से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इन चीज़ों को नुकसान के हिसाब से प्लान नहीं कर सकते। और इसलिए मेरा मतलब है, यही वो सिनेरियो है जिसकी आप साफ तौर पर उम्मीद नहीं कर रहे हैं। और इसलिए जबकि जवाब हाँ है, शायद यह फैसला लेने के प्रोसेस में नहीं आना चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन यह इस बात में आ सकता है कि किस इन्वेस्टर से पैसे जुटाने हैं, या शायद इस बात में नहीं आता कि क्या करना है। मुझे नहीं लगता कि पैसे का सवाल इतना ज्यादा उठाया जा सकता है। ग्रेटर देन मेरा एक बिजनेस शुरू करने का इरादा है, बस कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, मैं कुछ इक्विटी के साथ खत्म करना चाहता हूं। क्या आप लोगों के पास एक्स्ट्रा अमाउंट से निपटने के बारे में कोई सलाह है? लोग बहुत समय ले रहे हैं, सब कुछ सॉफ्टवेयर जैसा नहीं है या वायरल है। कांग्रेस को कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए क्या करना चाहिए? ग्रेटर देन टू यह है, मैं अपनी पिछली टिप्पणियों पर दोबारा जोर दूंगा। रिस्क की अनियंत्रित थियरी और कैश में रिस्क की स्टेजिंग, जो कि बिजनेस में जितनी ज्यादा कैपिटल है उतना हाई ज्यादा रिस्क होता है। अधिक आपको इस बारे में बहुत ज्यादा और सीरियस होना होगा कि बिजनेस को चलाने के लिए क्या जरूरी होगा और माइलस्टोन और रिस्क की स्टेजिंग क्या है, क्योंकि इस मामले में आप लाइन अप करना चाहते हैं, आप लाइन अप करने में बहुत सटीक होना चाहते हैं, क्योंकि रिस्क इतना ज्यादा है कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा, है ना? टू जैसे आप बहुत सटीक होना चाहते हैं कि आप अपने ए राउंड से क्या हासिल करने वाले हैं और ए राउंड का सफल एग्जीक्यूशन क्या होगा, क्योंकि अगर आप ए राउंड में बहुत ज्यादा पैसे जुटा लेते हैं, यह बाद में आपको बहुत परेशान कर देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप ए राउंड में पैसे जुटाने वाले हैं और फिर कुल मिलाकर डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इसलिए आपको हर एक राउंड में सटीक रहना होगा, आपको जितना हो सके उतना सही अमाउंट जुटाना होगा, और फिर आपको इन्वेस्टर्स के साथ रिस्क और माइलस्टोन के बारे में जितना हो सके उतना साफ और सटीक रहना होगा।
लेकिन यह एक बड़ी बात है। असल में मुझे बहुत खुशी है कि आपने यह सवाल पूछा। यह कुछ पाकर की कही बात पर वापस जाता है। जैसे देखो, अगर तुम हमारी फर्म में आते हो और तुम्हारे पास ट्विटर है, या तुम्हारे पास पिंटरेस्ट है, तुम्हारे पास कुछ है और या बस वायरल ग्रोथ है और या बस आग पर है और या बस चलेगा। जैसे ये आसान बातें हैं। जैसे चलो इस जमीन पैसा लगाते हैं और चलो बस इसे खिलाते हैं और या चलता है। लेकिन अगर तुम अंदर आते हो और तुम जैसे हो, मुझे यह बहुत बढ़िया आइडिया मिला, लेकिन इस जमीन $300 मिलियन लजंज जो अगले 5 सालों में पूरे होंगे, शायद 5 राउंड में। पता है इसका बहुत बड़ा नतीजा हो सकता है, लेकिन यार ट्विटर नहीं है। जैसे यह बहुत मुश्किल काम होने वाला है वहां तक पहुंचना। हम फिर भी वो करेंगे, लेकिन टीम के हिस्से की ऑपरेशनल एक्सीलेंस ज्यादा मायने रखती है। और ऑपरेशनल एक्सीलेंस दिखाने का एक तरीका प्लान की क्वालिटी है। और स्टीव मार्टिन वाली बात पर वापस आते हैं, इतने यकीबानों की वे तुम्हें नजरअंदाज ना कर सकें। प्लान बहुत सटीक होने चाहिए। ग्रेटर देन और अगर आपके कैपिटल इक्विपमेंट है तो इसके तरीक हैं। इंटेंसिव वेंचर कैपिटल के अलावा पैसे उधार लेने के भी तरीक हैं। ग्रेटर देन हाँ। ग्रेटर देन संगे। ग्रेटर देन आप शुरू कर सकते हैं। आप वेंचर डेट पर शुरू कर सकते हैं और फिर बाद में लीज फाइनेंसिंग पर। लेकिन फिर से यह ऑपरेशनल एक्सीलेंस की जरूरत को दिखाता है, क्योंकि अगर आप कर्ज लेने वाले हैं तो आपको सच में इस बारे में सटीक होना होगा कि आप कंपनी कैसे चला रहे हैं, क्योंकि कन्वींस को तोड़ना बहुत आसान है, लोन पर और कंपनी खोना बहुत आसान है। और इसलिए यह एक भाग है सुई की तरह टिकटी जिसके लिए मैनेजमेंट के ज्यादा एडवांस लेवल की जरूरत होती है। फिर आप जानते हैं, अगले स्नैपचैट की तरह ग्रेटर देन इन्वेस्टर्स के लिए कुछ बुरी बातें क्या हैं कि आपको उनकी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहिए। ग्रेटर देन हाँ या अच्छा है। सवाल, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किसी खास इन्वेस्टर से बचना चाहिए? ग्रेटर देन खैर या एक की इन्वेस्टर के बारे में मैंने जो कहा उसका उल्टा है। अगर यह कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसे आपकी कंपनी में कोई डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है, उसके पास रोलेडेक्स नहीं है जहां वे आपको इंट्रोडक्शन में मदद कर सकें, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए और सीरीज ए के लिए एंट्री करने में आपकी मदद करने के लिए, और आपको उस व्यक्ति के पैसे नहीं लेने चाहिए, खासकर अगर वे सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस जमीन है, और आप उन लोगों को बहुत जल्दी पहचान सकते हैं। ग्रेटर देन हाँ, मुझे खुशी है कि आपने यह सवाल पूछा। एक बड़ी बात यह है कि अगर आपकी कंपनी सफल है, आप जानते हैं हम अपनी बात कर रहे हैं, आप जानते हैं मुझे लगता है आमतौर पर या कम से कम एक कंपनी के तौर पर हम चाहते हैं हमारे इन्वेस्टर्स वो हों जो बड़ी इंडिपेंडेंट फ्रैंचाइज कंपनीज बनाना चाहते हैं। तो हम 10 या 15 या 20 साल के सफर की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं 10 या 15 या 20 साल आप देख सकते हैं एक औसत अमेरिकन शादी से ज्यादा लंबे होते हैं। ग्रेटर देन यह जरूरी है। खास इन्वेस्टर्स का चुनाव, खास इन्वेस्टर्स जो किसी कंपनी के बोर्ड में होंगे, मुझे लगता है उतना हाई जरूरी है जितना कि आप किस शादी करते हैं, जो बहुत जरूरी है। ये वो लोग हैं जिनके साथ आप रहेंगे, पार्टनर बनेंगे, भरोसा करेंगे और ऐसी स्थिति में डील करेंगे, आप जानते हैं लंबे समय तक बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी के हालात में। और जो बड़ी बात मैं हमेशा करता हूं और हमारे लोग हमेशा यही कहते हैं, कभी कभी लोग इस पर यकीन करते हैं और कभी कभी नहीं। ऐसा है कि अगर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्वेस्टर कौन है, लेकिन ऐसा लगभग कभी नहीं होता कि सब कुछ बहुत अच्छा चले। सही, बड़ी सफल कंपनीज, यहां तक कि बड़ी, आप जानते हैं फेसबुक और ये सभी बड़ी कंपनीज जो ऐप बहुत सफल मानी जाती हैं। आप जानते हैं रास्ते में हर तरह की गैरबारियां हुई, आप जानते हैं गैरबारियां बार हुई, और कई स्ट्रेसफुल बोर्ड मीटिंग्स और डिस्कशन और देर रात की मीटिंग्स होती हैं जिन्हें कंपनी का भविष्य दांव पर लगा होता है, जहां हर कोई सच में एक हाई टीम में होना चाहिए और एक हाई लक्ष्य होने चाहिए और एक हाई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक जैसे समझ हो जिसमें सही तरह के एथिक्स और सही तरह की टिकने की ताकत हो, आप जानते हैं, ताकि आने वाली मुश्किलों का सामना कर सकें। और एक चीज जो आप पाएंगे कि पहली बार फाउंड करने वालों और दूसरी बार फाउंड करने वालों में एक बड़ा फर्क क्या है कि लगभग हमेशा दूसरी बार फाउंड करने वाले इस बात को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं।
एक बार इससे गुजरने के बाद और इसलिए यह सच में मायन रखता है। मैंने हमेशा सोचा और मुझे विश्वास है कि यह मायन रखता है। यह सच में मायन रखता है कि आपका पार्टनर कौन है, यह सच में है। शादी करना पसंद है और अपने जीवनसाथी को चुनने में उतना हाई समय और मेहनत लगाना सही है। शायद उतना समय और मेहनत ना लगे, लेकिन यह समझने में काफी समय लगाना सही है कि कौन आप पार्टनर बनने वाले हैं। ग्रेटर देन हाँ, ग्रेटर देन क्योंकि यह उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं क्या मुझे वैल्यूएशन में और $5 मिलियन माइल, या आप जानते हैं क्या मुझे चेक में और $2 मिलियन माइल। ग्रेटर देन शादी की मिसाल बहुत अच्छी है। मुझे पता है कि एसवी एंजल में हमारा नजरिया यह है कि जब हम ग्रेटर देन हाँ, ग्रेटर देन क्योंकि यह उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं क्या मुझे वैल्यूएशन में और $5 मिलियन माइल, या आप जानते हैं क्या मुझे चेक में और $2 मिलियन माइल। ग्रेटर देन शादी की मिसाल बहुत अच्छी है। मुझे पता है कि एसवी एंजल में हमारा नजरिया यह है कि जब हम ग्रेटर देन हाँ, ग्रेटर देन क्योंकि यह उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं क्या मुझे वैल्यूएशन में और $5 मिलियन माइल, या आप जानते हैं क्या मुझे चेक में और $2 मिलियन माइल। ग्रेटर देन शादी की मिसाल बहुत अच्छी है। मुझे पता है कि एसवी एंजल में हमारा नजरिया यह है कि जब हम एक एंटरप्रेन्योर में इन्वेस्ट करते समय हम जिंदगी भर के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर हमने सही फैसला किया तो हम उनकी शुरू की गई हर कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। और एक बार एंटरप्रेन्योर हमेशा एंटरप्रेन्योर। तो हम असल में इसे शादी मानते हैं। हम जिंदगी भर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्रेटर देन एक बात जो मार्क ने अभी कही, उसका एक और मतलब है, वह यह है कि मैं हमेशा देखता हूं पहली मीटिंग में क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आप इस व्यक्ति का सम्मान करते हैं? और क्या आपको लगता है कि आपको उनसे बहुत कुछ सीखना है? क्योंकि कभी कभी आप अंदर जाते हैं और उन्हें आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा जानकारी होती है। आप वहां से यह सोचकर निकलते हैं कि यार मुझे नहीं पता, भले हाय इन लोगों ने इन्वेस्ट ना किया हो, उनके साथ बिताया वह 1 घंटा मेरे समय का बहुत अच्छा इस्तेमाल था। मुझे लगा कि मैं आज बात की ज्यादा साफ तस्वीर लेकर बाहर आया हूं कि मुझे क्या करना है और कहां जाना है। और यह इस बात का एक बहुत बड़ा छोटा सा नमूना है कि अगले कुछ साल कैसे होने वाले हैं। आप जानते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ऐसा करना चाहेंगे तो ऐसा ना करें। यह व्यक्ति कंपनी में सच में शामिल था, भले हाय उनके पास चेकबुक ना हो। और अगर नहीं तो यह शायद बहुत बुरा संकेत है। ग्रेटर देन वी के लिए एंजल्स और वीसीएस का सही इस्तेमाल करने में क्या रुकावट है? समय, पैसा या कंपनी की कमी? ग्रेटर देन टू आप लोग कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इस पर क्या रुकावट है? ग्रेटर देन एसवी एंजल्स ऐप हाफ में एक के साथ कंफर्टेबल हो गया है। आप निश्चित रूप से इससे ज्यादा नहीं कर सकते और वह 13 लोगों का स्टाफ है। 2 या असल में कंपनीज की संख्या है। ग्रेटर देन रॉन, अगर आप सबने दोगुन घंटे काम किया होता तो क्या आप दोगुनी कंपनीज में इन्वेस्ट करते? ग्रेटर देन मैं इसके खिलाफ सलाह दूंगा, मैं तो बस मौजूदा कंपनीज में वैल्यू जोड़ना चाहूंगा। ग्रेटर देन शायद आप कर सकते हैं, मैं 1 सेकंड के लिए सवाल पूछने वाले की भूमिका निभाऊंगा। ग्रेटर देन आंशिक शायद आप कर सकते हैं, क्या आप थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी के बारे में बात कर सकते हैं? पॉलिसी ग्रेटर देन या नहीं, या पॉलिसी में टकराव नहीं। ग्रेटर देन खैर एसवी एंजल असल में करती है। हमारे पास लिखित संघर्ष 90 होती है, लेकिन ज्यादातर जब हम संघर्ष में पड़ते हैं तो आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी दूसरी जगह चली गई है। हम आमतौर पर उन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते जिन्हें सीधा टकराव होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इसे दूसरी कंपनी को, दोनों कंपनीज को बता देंगे। और ध्यान रखें कि इस स्टेज पर हमें वेज भी कंपनी की प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं पता है। शायद हमें बताने के लिए काफी नहीं पता है, लेकिन हमारी टकराव पॉलिसी इस बहुत जरूरी शब्द के बारे में भी बात करती है, जो है भरोसा। दूसरे शब्दों में, अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं तो हमारी शुरुआत खराब है। और एसवी एंजल के साथ फाउंडर और हमारे बीच का रिश्ता भरोसे पर आधारित है।
और अगर कोई हम पर भरोसा नहीं करता है तो उन्हें हमारे साथ काम नहीं करना चाहिए। ग्रेटर देन मार्क, क्या आप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे? ग्रेटर देन हाँ। टू यह है असल में। तो मैं ओरिजिनल सवाल पर वापस आता हूं। मैं उसी पर वापस आऊंगा। टू ओरिजिनल सवाल यह है कि यह वह चीज है जिसके बारे में हम अपनी फर्म में सबसे ज्यादा बात करते हैं। टू यह एक तरह का सवाल है। मुझे लगता है कि यह सवाल इस बात के दिल में है कि सभी वेंचर कैपिटल कैसे काम करते हैं, जो कि रुकवेटन का सवाल है। टू एक टॉप टियर वेंचर कैपिटल फर्म पर सबसे बड़ी रुकावट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। टू यह कॉन्सेप्ट है कि असल में आप जो कुछ भी करते हैं उसका मतलब है कि ऐसी बहुत सी दूसरी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते, और इसलिए यह कॉस्ट इतनी बड़ी बात नहीं है। और हमें लगता है इस बारे में हर समय बात करते रहते हैं। यह इतना ज्यादा खर्च नहीं है। हम एक कंपनी में $5 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाए और हमें पैसे का नुकसान हो जाए। असल में हमें इस नुकसान की चिंता नहीं है, क्योंकि थियरी यह है कि जीतने वाले लोग होंगे जो थियरी में इसकी भरपाई कर देंगे। जिस कॉस्ट की हमें चिंता है वो यह है कि हमारे हर इन्वेस्टमेंट का हमारी फर्म को चलाने के तरीके पर दो असर होते हैं। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, नंबर एक टू जार्गन को खत्म करता है, और इसलिए वेंचर और इन्वेस्टमेंट पर हमारी पॉलिसी पक्की है। ग्रोथ राउंड्स की खास बात यह है कि हम अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, एक श्रेणी में। और टू अगर हम माइस्पेस में इन्वेस्ट करते हैं और फिर एक साल बाद फेसबुक आ जाता है, जैसे हम बाहर हो जाते हैं, हम यह नहीं कर सकते हैं ना, और इसलिए हम असल में लॉक हो जाते हैं। हमारा हर इन्वेस्टमेंट हमें एक कैटेगरी से बाहर कर देता है ना। और नेचर यह एक बहुत हाई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जब आप इन चीजों पर इन फर्म्स में पहले इंटरनली चर्चा कर रहे होते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अन कंपनीज को जानते हैं जो पहले से मौजूद हैं, है ना। आप अन कंपनीज को नहीं जानते जो अभी तक बनी भी नहीं है ना। और भगवान आपकी मदद करे अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, आप जानते हैं एक शुरुआती कंपनी जो विनर नहीं बनने वाली थी, और जब तक विनर 3 साल बाद सामने आया तब तक आप लॉकआउट हो चुके थे और आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। टू यह एक मुद्दा है कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी। दूसरा मुद्दा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जनरल पार्टनर्स का समय और बैंडविड्थ, और इसलिए वैल्यू जोड़ने के कॉन्सेप्ट पर वापस जाते हैं। आप जानते हैं कि हम एक टिपिकल फर्म है। हम काफी टिपिकल फर्म है। हमारे 8 जनरल पार्टनर हैं। हर जनरल पार्टनर शायद 10 से 12 पर हो सकता है अगर बोर्ड पूरी तरह से लोडेड है। टू कुल मिलाकर टू असल में वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत बात करते हैं, क्योंकि आप इसे एक टिकट की तरह सोचना चाहते हैं जिसमें आपके पास सीमित शेयर हैं जिन्हें आप पंच कर सकते हैं, और हर बार जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप शेयर पंच करते हैं, और जब आप खत्म हो जाते हैं, जब आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, जैसे आपका काम हो गया हो, आप कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और यह बहुत मुश्किल है। वेंचर कैपिटल कैसे काम करता है, और इसलिए हर ओपन बोर्ड के बारे में सोचने का तरीका है। हमारे किसी जीपी के पास किसी भी समय जो स्लॉट होता है वह फर्म का एक एसेट होता है जिसे किसी मौके के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हर बार जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम जितने स्लॉट कम कर सकते हैं उनमें से एक कम हो जाता है, इसलिए यह फर्म की नई डील करने की क्षमता को कम करता है, और इसलिए हमारा हर इन्वेस्टमेंट न केवल कंपेटिटिव सेट को बल्कि दूसरी डील को भी फोक्लोज करता है जहां हमारे पास बस समय खत्म हो जाएगा। और इसलिए, और यह एक तरह से बड़ी बात है, या उसी बात पर वापस जाता है जो मैंने पहले कहा था, जैसे यह कंपनी काफी अच्छी है, यह काफी साफ लगता है कि यह एक्स्ट्रा फंडिंग जुटाने वाली है, आपने इसे फंड क्यों नहीं किया? खैर, अगर हमारे पास अनलिमिटेड कैपेसिटी होती तो शायद हम कर लेते, जैसे कि यह शायद पैसे कमाएगा, लेकिन कंपेटिटिव सेट से बाहर होने और एक बेहतर मौके के लिए खाली सीट न होने के मुकाबले हम इस आधार पर बहुत कुछ छोड़ देते हैं। ग्रेटर देन यह काफी हद तक माना जाता है कि एमवीपी बनाना और ट्रैक्शन पाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। साथ ही हम जानते हैं कि ऐसे सीपीओ हैं जिन्हें प्री एमवीपी या प्री लॉन्च और प्री ट्रैक्शन टू ऐसे मामलन में जहां आप किसी कंपनी के साथ सीड राउंड करते हैं, या टू उसके पास कोई शानदार ट्रैक्शन नहीं होता है या लॉन्च के बाद कोई खास ट्रैक्शन नहीं होता है,
वे डील कैसी दिखती है और आप किस आधार पर यह फैसला लेते हैं? आपको बिना ट्रैक्शन वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या बात मनाती है? ग्रेटर देन हमें क्या बात मनाएगी जो आमतौर पर हमें मनाती है, वह है फाउंडर और अपनी टीम में खुद इन्वेस्ट करें। इसलिए हम पहले लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट आइडिया में बहुत ज़्यादा मॉफ हो जाते हैं। हम पहले टीम में इन्वेस्ट करेंगे। अगर यह प्री यूजर्स हैं, वैल्यूएशन उसी हिसाब से कम होगा जब तक कि फाउंडर्स में से किसी एक का, आप जानते हैं, सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड ना हो। ग्रेटर देन हाँ, हमारे लिए यह लगभग हमेशा होता है। अगर इन्वेस्टमेंट के समय कुछ नहीं होता है तो यह लगभग एक प्लान के अलावा, यह लगभग हमेशा वह फाउंडर होता है जिसके साथ हमने पहले काम किया है या कोई ऐसा फाउंडर जो बहुत जाना माना हो। दूसरी बात जो बताने लायक है वह यह है कि आप इन सभी बातचीतन में आप आमतौर पर यही मानते हैं कि हम सभी शुरुआती वेब कंपनीज हैं या कंज्यूमर मोबाइल कंपनीज। आप जानते हैं, दूसरी कैटेगरी या कंपनीज हैं, कैपिटल इंटेंसिव एक है जिसका जिक्र किया गया है, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि उदाहरण के लिए एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनीज या आजकल एंटरप्राइज सास, आप जानते हैं, एप्लीकेशन कंपनीज या क्लाउड कंपनीज। यह बहुत आम है कि कोई एमवीपी नहीं है। यह बहुत आम है कि वे एक कोल्ड स्टार्ट हैं। और यह बहुत आम है कि वे राउंड में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर एमवीपी रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कस्टमर एमवीपी नहीं खरीदेगा। कस्टमर को असल में पूरा प्रोडक्ट ऐप चाहिए होता है जब वे पहली बार उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और इसलिए कंपनी को पहला प्रोडक्ट बनाने के लिए असल में $5 या $10 मिलियन जुटाने की जरूरत होती है। लेकिन लगभग सभी मामलों में वह कोई ऐसा फाउंडर होगा जिसने पहले या किया हो। मुझे लगता है कि हम एक और सवाल के लिए समय है। हाँ, ग्रेटर देन क्या आप आइडियल बोर्ड स्ट्रक्चर और आपको क्या लगता है इसे कब तक पब्लिश करने की उम्मीद है? ग्रेटर देन हाँ, बोर्ड के आइडियल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ग्रेटर देन है भगवान, मुझे लगता है हमारे बोर्ड में हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास मैं और मेरे को फाउंडर हैं और एंड्रियसन हॉरोविट्ज से एक पार्टनर है, जो मुझे लगता है कि शायद डर को दूर करता है या शायद थोड़ा और भरोसा पैदा करता है क्योंकि यह एक तरह से इस डर को दूर करता है कि आप जानते हैं कोई आएगा और बस आपको बिना सोचे समझे निकाल देगा क्योंकि यह एक बड़ी कंपनी के सीईओ का समय है। कुछ लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर मामलों में अगर आप भरोसा करते हैं, अगर आप उन लोगों पर भरोसा करते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, या सच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं। मेरा मतलब है कि चीजें लगभग कभी भी बोर्ड जैसी नहीं होती। और जब तक वे ऐसा करते हैं तब तक वेज भी उस समय कुछ बहुत टूटा हुआ होता है। और ज़्यादातर और वीसीएस के पास जो ज़्यादातर पावर होती है वह बोर्ड स्ट्रक्चर के बाहर से आती है या प्रोटेक्टिव एग्रीमेंट है जो फाइनेंसिंग राउंड में बनाए जाते हैं। इसलिए ऐसा है कि आप नहीं कर सकते। आप जानते हैं, कर्ज लेना, आप कंपनी नहीं बेच सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप उनकी सहमति के बिना नहीं कर सकते। शायद यह उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी लोग बटेट हैं। मैंने जो पाया वह यह है कि एक फाउंडर के तौर पर मुझे ऐसा लगता है, अगर कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपके पास अपने इन्वेस्टर्स के मुकाबले एक तरह से अनलिमिटेड पावर होती है, लगभग अनलिमिटेड। जैसे बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा भी हो और कुल मिलाकर एग्रीमेंट्स चाहे जो भी हों। जैसे अगर आप कहते हैं, सुनो, मैं यह करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि हमें यही करना है, और भले हाई या जैसे एक अच्छा इन्वेस्टर हो या एक बुरा इन्वेस्टर, ब्यूअर इन्वेस्टर भी, जैसे आप जानते हैं, जैसे चलो इसे करते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि वे आपके साथ इस रॉकेट शिप पर सवारी करना चाहते हैं। और जब चीजें खराब चल रही हों ऐसा नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने लिए सिस्टम में क्या सुरक्षा उपाय बनाए हैं। जैसे आप जानते हैं, दिन के आखिर में, जैसे ज्यादा पैसे पाने के लिए आपको वापस घर में जाना होगा। और आप जानते हैं, अगर चीजें ठीक नहीं चल रही हैं तो उनके हाथ में सारे पट्टे होंगे। ग्रेटर देन और उन्हें इन सभी शार्टन पर फिर से बातचीत करनी होगी। ग्रेटर देन और वे सभी शार्टाइन बदल देंगे। ग्रेटर देन असल में ऐसा टैब होता है जब कोई कंपनी मुश्किल में पैट जाती है। असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शार्टाइन क्या है,
लेकिन फायर राउंड में अन सभी पर फिर से बातचीत होती है। ग्रेटर देन मुझे लगता है कि पैसे जुटाने का यही बुनियादी नियम है। कभी भी मंदी ना आने के अलावा अगर चीजें ठीक चल रही हैं, फाउंडर कंट्रोल में है और इस कंपनी को और पैसे की जरूरत है, और अगर इन्वेस्टर कंट्रोल में है तो चीजें बुरी चल रही हैं। ग्रेटर देन मैं 20 साल से पब्लिक और प्राइवेट बोर्ड में रहा हूं। मैंने कभी बोर्ड वोट से हाई या मायन रखता है, या हमेशा से कभी वोट नहीं रहा। बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे विवाद, बहुत सारे मुद्दे, कभी वोट नहीं हुआ। आखिर में फैसला हमेशा साफ रहा है, और या टू सबकी सहमति से होता है या लगभग सबकी सहमति से। और इसलिए मुझे लगता है कि या लगभग सब कुछ इंटेंजिबल्स के अर्थ गर्ड हाई है, और डिटेल्स के बारे में टू बिल्कुल भी नहीं। ग्रेटर देन ठीक है। आज आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटर देन आनंद।